अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। इससे पहले हमने फिशन देखा। तो फिशन और फ्यूजन दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्शन की एक खास किस्म की टाइप्स हैं। तो देखते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या तब्दीली है, क्या इसका फायदे हैं। तो शुरू मेन हमारे पास जो आज कंटेंट होगा न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस देखेंगे, कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम देखते हैं कि दो लाइटर न्यूक्लियाई को एक रिएक्शन के जरिए कोलाइड कराया जाता है, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी रिलीज होती है और एक नया न्यूक्लियस बन जाता है। यानी कि फिशन का उलट, फिशन में एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के दो जाता था न्यूक्लियाई के अंदर, अब दो न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाने वाले हैं। ठीक है। तो बेसिक अप्रोच, बेसिक थॉट वही है कि हर एक अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाना चाहता है। फिशन में जो अनस्टेबिलिटी थी वो टूट के स्टेबल होना चाहते हैं ताकि आपके पास आयरन के करीब करीब जाया जा सके, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। फ्यूजन के अंदर दो स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके बड़ा न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं ताकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ सके और वो बढ़ते बढ़ते किसके करीब जाए, यानी अगर हमसे देखा जाए ना कौन फिशन कर सकता है कौन फ्यूजन कर सकता है, तो बड़ा सादा सा कानून है। आयरन से आगे जितने हैं वो सारे फिशन कर सकते हैं, आयरन से पीछे जितने हैं वो सारे फ्यूजन कर सकते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो अब आपके पास अगर हम इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करवाएं कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें एटॉमिक न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर लो है वो फ्यूज होते हैं ताकि हैवियर न्यूक्लियस बने और उसके साथ एक बहुत बड़ी मिकदार एनर्जी की भी खारिज होती है। अब एनर्जी की मिकदार क्यों खारिज होती है इस बात का देखें। तो जो न्यूक्लियाई जिनको आप मजबूर कर रहे हैं कि वो आपस में फ्यूज हो जाएं, तो जब वो फ्यूज होंगे तो एक एनर्जी खारिज करेंगे, क्योंकि जो मैस ऑफ कॉम्बिनेशन होगा, जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई हमारे पास बनने वाला है उसका मैस कम होगा उन दो न्यूक्लियाई की निस्बत से जिनसे वो मिलके बना है। ठीक है। बिल्कुल मैस डेफिसिट वाला कंसेप्ट आएगा। जैसे हम बात करें कि एक हीलियम न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम से बनता है, तो देखो आपने चार एक तरह से नेट रिएक्शन लिखा हुआ है, ये स्टेप्स के अंदर होने वाला है, मगर मैंने समझाने के लिए लिख दिया कि चार हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे हैं, दो बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, साथ में आपके पास दो न्यूट्रिनो इसमें इन्वॉल्व होंगे और एनर्जी निकलेगी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। ये नेट रिएक्शन है, मैं फिर बोल रहा हूं, आगे चल के हम इसे डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि इस प्रोसेस में, फ्यूजन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई उसे कैलकुलेट करें, तो आप कहोगे डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्र, जो हमारे पास मैस डेफिसिट का फार्मूला है। तो आपके पास एटॉमिक मैस में चार हाइड्रोजन न्यूक्लियाई ले रहा हूं, तो वो आपके पास 4.03258 एटॉमिक मैस यूनिट हो जाएगा। अब आपके पास अगर मैं कहूं एक हीलियम न्यूक्लियाई जो आपके पास ये प्रोडक्ट आ रहा है, इसका मैस कितना होगा एटॉमिक मैस, तो वो 4.00387 एटॉमिक मैस यूनिट्स डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को आप 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, जो मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया था। तो अगर हम कहें कि जो फ्यूजन है ज्यादा एनर्जेटिक है फिशन प्रोसेस से, कैसे? अगर आपको याद हो तो जब यूरेनियम वाला मामला हुआ था तो एक न्यूक्लियन में 0.7 का मैस, 0.9 का एटॉमिक मैस यूनिट का आया था आपके पास। तो वो टोटल, अगर मैं ऐसे यहां से समझा सकता हूँ कि फ्यूजन रिएक्शन की एनर्जी डेंसिटी वो काफी ज्यादा होती है फिशन से रिएक्शन से। ठीक है। मिलियन टाइम मोर एनर्जेटिक होती है केमिकल रिएक्शन से। तो आप देखो फोर, ये जैसे ऊपर वाली रिएक्शन है कि 4H1 है, हीलियम है, दो बीटा न्यूट्रिनो है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यूरेनियम है, न्यूट्रॉन से हिट किया, बैरियम क्रिप्टॉन, दो न्यूट्रॉन या तीन न्यूट्रॉन, 204 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो 204 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये 235 न्यूक्लियन से हासिल हो रही है, जबकि यहाँ पे चार एक तरह से न्यूक्लियन है जिनसे 26.7 मेगा निकल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो फ्यूजन है उसमें चार न्यूक्लियनों से 26 यानी तकरीबन 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन वाला मामला आया, और ये 235 वाले न्यूक्लियनों ने मिलकर 204 दी।
तो ये भी आपके पास यानी काफी उसके लिहाज से कम बन जाएगी। तो एनर्जी यील्ड पर यूनिट मास इन द फिशन, उसे मैंने गामा 1 का नाम दिया है। एनर्जी यील्ड पर यूनिट मास इन अ फ्यूजन, तो 204 बटा 235 0.87, जिसकी मैं बात कर रहा था कि 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन वाला मामला आएगा। और गामा 2 देखो तो 6.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इनकी रेशियो ले लो तो 7.7, तो इसका ना फ्यूजन तकरीबन 7.7 गुना ज्यादा एनर्जेटिक है किससे, फिशन प्रोसेस से। अब फ्यूजन सबसे ज्यादा हम देखते हैं स्टेलर एनर्जी होती है, यानी सोर्स ऑफ स्टेलर एनर्जी है वो फ्यूजन से ही है। तो फ्यूजन बुनियादी तौर पे थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है, जो बहुत बड़ी मिकदार में कहां पे हो रहा है, सूरज में हो रहा है, सितारों में हो रहा है, जिससे जो यानी यही वजह है, फ्यूजन ही बेसिक वजह है स्टेलर एनर्जी जो वहां से निकल रही है। तो आम तौर पे इतना आसान नहीं होता कि दो न्यूक्लियाई को फ्यूज कर दिया जाए वो मिलके हो जाए। आगे चल के देखते हैं इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। तो यहां पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, जरा इसकी डिटेल देखते हैं कि ये क्या है। तो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हम कहेंगे कि ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे टेक प्लेस करता है, यानी उसका होने के लिए बहुत बड़ा टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो, तो ऐसे को थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे। तो आपके पास फ्यूजन की सबसे बड़ी डिफिकल्टी ही यही है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ प्रोपल्शन आएगी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई के बीच में, उस पर ओवरकम आना है। तो आपके पास फ्यूजन तभी मुमकिन है कि हर न्यूक्लियाई को इतनी ज्यादा किनेटिक एनर्जी दे दी जाए कि वो इस रिपल्शन पे गालिब आ जाए। तो फ्यूजन आमतौर पे टेक प्लेस होती है बहुत हाई टेम्परेचर पे 10⁷ टू 10⁹ केल्विन, ठीक है। और इतना ज्यादा टेम्परेचर आपके पास क्या करता है कि जो उनकी रिपल्शन होता है उस पर ओवरकम आ जाता है, और वो आपके पास न्यूक्लियर अट्रैक्टिव जोन में न्यूक्लियाई आपस में दाखिल हो जाते हैं। तो फ्यूजन रिएक्शन को ही थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हम बोलेंगे। बात समझ आ गई? अच्छा, तो अब आपके अगर हम बात करें कि स्टेलर एनर्जी और फ्यूजन, अगर हम इन डेप्थ देखें कि स्टार्स सन के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, तो वो आपको सारा इस पैराग्राफ से समझ आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो स्टार है वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल कर सकता है अपनी कोर के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहां पे बड़ी तगड़ी किस्म की ग्रेविटी होती है। तो ये थर्मोन्यूक्लियर जो कोर में हो रहा है सूरज के अंदर, उसकी वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट हो जाता है वहां पे, जो कि आपके पास स्ट्रॉन्ग आउटवर्ड प्रेशर पैदा करता है। यानी सूरज के कोर के अंदर फ्यूजन हो रही है जिससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का आउटवर्ड प्रेशर आ रहा है, जो एक्ट करता है अगेंस्ट द सन ऑन ग्रेविटी, यानी प्रेशर बाहर की जानिब और सूरज की ग्रेविटी अंदर की जानिब। तो जो उसको कॉन्ट्रैक्ट यानी सूरज को यानी कॉन्ट्रैक्ट होने से रोक रहा है ये प्रेशर, और उसको कहां पे रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है। तो ये एक बेसिक अप्रोच आ गई। अब ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेलर स्ट्रक्चर होता है जो आपके पास एएस एडिंगटन ने इक्वेशंस दी थी, तो वो बताता है कि जो रिलेट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो स्टार्स के अंदर है और जो प्रोग्रेसिव चेंज आती है प्रेशर की जो सेंट्रल से आउटवर्ड होती है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर टू डेंसिटी है और टेम्परेचर है, ये जो फॉल ऑफ टेम्परेचर होता है जैसे जैसे हम बाहर की जानिब आते हैं, तो वो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम इंटीरियर टू सरफेस, ठीक है। तो इन इक्वेशंस की मदद से हम कहते हैं कि स्टेबल मॉडल ऑफ आपका स्टार बन जाता है। यानी ये बेसिक ऐसा मॉडल आया जिससे स्टेबिलिटी का कंसेप्ट आया, जिसमें सेंट्रल टेम्परेचर बहुत ज्यादा होते हैं और वो आपके पास थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन वहां पे हो सकते हैं। तो इस सारे के अंदर जो बेसिक किरदार अदा किया वो किसने किया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने किया। तो जितना बड़ा मैस होगा एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम का, उसकी जो ग्रेविटी होगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होगी उसका बिहेवियर जानने में, ठीक होगी बात। अच्छा, तो अब अगर हम कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर की रिएक्शंस की बात करें कि आपके पास ये जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस हैं इनको कंट्रोल किया जाए, यानी बहुत आहिस्ता से एनर्जी रिलीज की जाए ताकि कंस्ट्रक्टिव मकासद के लिए उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जा सके। तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होते हैं तो आप वहां पे फ्यूजन प्रोसेस को यानी शुरू कर सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि इतने टेम्परेचर को पैदा करना और फिर एक ऐसा कंटेनर ढूंढना जहां पे ये टेम्परेचर कायम भी रह सके। तो इस टेम्परेचर पे जो गैस है वो बहुत ज्यादा आयनाइज्ड हो जाती है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं,
ठीक है। और एक यानी इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा, एक ऐसा कंटेनर जिसमें इतने हॉट प्लाज्मा को आप रख सके अंडर हाई प्रेशर, ताकि वो फ्यूजन रिएक्शन जनरेट हो सके। जैसे आपने अभी कोई पिछले दिनों सुना होगा कि चाइना ने सूरज बना लिया, तो वो बुनियादी तौर पे सूरज नहीं था, वो यही काम था कि उन्होंने आपके पास कुछ सेकंड्स तक आपके उसको उस कंटेनर को कायम रखा जहां पे ये प्लाज्मा था, यानी जहां पे एक उस जानिब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, 10 सेकंड से 11 सेकंड, शायद उन्होंने 17 सेकंड तक इस चीज को मेंटेन रखा। तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर है क्या, आपको इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है, टोरिनाइट फील्ड है, प्लाज्मा इसके अंदर आपके पास होगा, एक्सियल करंट भी इसी के अंदर होगा। तो ये बेसिक सादा सादा सा स्ट्रक्चर है, हमें इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट हमें बेसिक पढ़ना है। तो क्या है जनाब, कोई भी कंटेनर जो है मेल्ट हो जाएगा प्लाज्मा की मौजूदगी में, तो आप उसको यानी कंटेन और प्लाज्मा को ट्रैप करने में यानी स्पेशली शेप मैग्नेट्स होते हैं जो हम उसे कन्फाइन रखते हैं, उसके अंदर रखने के लिए बनाए जाते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, उसकी शेप पे जो चेंज करेंगे फील्ड की, तो आपके पास प्लाज्मा जो होगा वो एक मैग्नेटिक बोतल जो टाइप होगा, जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आपके पास कैन बी रेज टेम्परेचर और प्रेशर फॉर द फ्यूजन रिएक्शन, तो हम उसको यानी किया जा सकता है कि अगर हम उसको एक तरह कन्फाइन कर लें तो ये सारा मामला मुमकिन है। अच्छा, हाइड्रोजन और उसके जो आइसोटोप हैं सबसे ज्यादा सूटेबल होते हैं कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। तो न्यूक्लियर कैरी जो स्मॉल चार्जेस होते हैं उन पे यानी आपके पास स्मॉल रिवल्सिव फोर्स होगी, तो इसीलिए ज्यादा प्रॉमिसिंग जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं वो मशहूर है डीडी रिएक्शन के तौर पे। यानी 1H2 को आप हिट करेंगे, हीलियम का आइसोटोप बनेगा न्यूट्रॉन, साथ में एनर्जी आएगी। 1H2 को हिट करेंगे, ट्रिटियम बनेगा आपके पास, और 1H1 रिलीज होगा, साथ में एनर्जी आएगी। या डीटी रिएक्शंस मशहूर है, 1H2 को हिट करेंगे, हीलियम बनेगा, न्यूट्रॉन, साथ में 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हासिल होगी आपके पास। डीएचई रिएक्शंस है कि आप हीलियम का आइसोटोप 1H2 को हिट करो, हीलियम का आइसोटोप और आपका 1H1 आएगा, साथ में एनर्जी हासिल होगी। तो ये सारे रिएक्शन काफी मशहूर हैं, ठीक है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस के तौर पे जाने जाते हैं। अगर हम बात करें कि स्कोप क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन का, तो आपके पास एनर्जी सोर्स तो है, ये तो नजर आता है, तो हम इसे इंसानियत के फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? हाइड्रोजन हर जगह अवेलेबल है और मुख्तलिफ शक्लों में अवेलेबल है, और आपके पास जो ये रिएक्टेंट, लाइट रिएक्टेंट, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, तो ये पर यूनिट मास जो एनर्जी देते हैं वो आपके पास मटेरियल से बहुत ज्यादा होती है जो फिशन प्रोसेस से आई, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। जो फ्यूजन रिएक्शन है वो कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता, यानी फ्यूजन रिएक्टर का जो वेस्ट होता है जिसका डिस्पोजेबल एक अच्छा खासा मसला है, तो कंटेमिनेशन वगैरह के चांसेस रहते हैं, तो फ्यूजन रिएक्टर में ये प्रॉब्लम भी हमें नहीं फेस करने पड़ेंगे। तो ये जनाब हमारे पास चंद चीदा चीदा बातें थी, न्यूक्लियर फ्यूजन का टॉपिक था हमारे पास। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।